लगभग 200 सालों तक हमारी सोने की चिड़िया के सुनहरे पंख उखाड़ने के बाद अंग्रेज तो 1947 में चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए एक ऐसा देश जिसकी 80% आबादी गरीबी और भुखमरी से जूझ रही थी। स्कूलों में पढ़ाई करने के बजाय बच्चे सड़कों पर खाना ढूंढ रहे थे। उस समय भारत के 81 से 90% लोग ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे। अंग्रेजों के आने से पहले मुगल काल में देश की अर्थव्यवस्था 27% थी, यानी पूरी दुनिया के कुल धन और संसाधनों का 27% भारत के पास था। पर अंग्रेजों ने आज़ादी के समय उसे पूरा निचोड़कर 3.6% पर लाकर खड़ा कर दिया था। पर अपने इस काले दौर को बदलने का भारत ने इरादा कर लिया था। आज़ादी के बाद भारत की स्थिति बद से बदतर होने लगी, जिसकी वजह से भारत की 70% आबादी के पास ना खाने को दाना था और ना ही छत। उस समय भारत के लोगों की औसत आयु 32 वर्ष ही थी। और फिर हुए 1951-52 के आम चुनाव, जिसमें भारत के हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के चुनाव में वोट करने का अधिकार मिला। और आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू सिविल कोड पास किया, जिसके बाद सारी विधवा औरतों को अपने मृत पति की संपत्ति में अधिकार मिला। नेहरू की सोच हमेशा यही रही कि भारत को तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए बहुत कुछ करना था, लेकिन देश का खजाना तो खाली था। उस वक्त देश में एक सुई तक नहीं बनती थी। पूरा देश राजा रजवाड़ों के झगड़ों में मंटा था। उस वक्त देश में केवल 50 गांवों में बिजली थी। पूरे देश में मात्र 20 राजाओं के पास फोन होते थे। किसी गांव में नल नहीं था। पूरे देश में मात्र 10 बांध थे। भारतीय सेना के पास मात्र कुछ सैनिक, 4 विमान, 20 टैंक थे और सभी सीमाएं चारों तरफ से खुली थी और खजाना था खाली। ऐसी बदहाल स्थिति में हमारा देश कांग्रेस को मिला। कांग्रेस ने 60 सालों में भारत की विश्व की सबसे बड़ी ताकत यानी सबसे बड़ी सेना तैयार की। हजारों लड़ाकू विमान, हजारों टैंक, लाखों फैक्ट्रियां, लाखों गांवों में बिजली, हजारों बांधों का निर्माण, लाखों किलोमीटर्स की सड़क लाइंस, परमाणु बम, हर घर फोन, हर हाथ मोटरसाइकिल, ये सब कांग्रेस ने 60 सालों में हमें दिया। आज भारत एशिया की दूसरी बड़ी ताकत है। भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बन चुका है। भारत एशियाई और कॉमनवेल्थ खेलों में मेजबानी कर चुका है। देश भाभा रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कर चुका है। देश में तारागढ़ परमाणु संयंत्र शुरू हो चुका है। कई दर्जन एम्स, IIT, IIMS और सैकड़ों विश्वविद्यालय बना चुका है। कई साल पहले भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर लाहौर तक कब्जा कर चुकी थी। पंडित नेहरू पुर्तगाल को जीतकर गोवा को भारत में मिला चुके थे। नेहरू ने इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो की शुरुआत भी कर दी थी। देश में श्वेत क्रांति हो चुकी थी। देश में उद्योगों का जाल बिछ चुका था। इंदिरा गांधी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर चुकी थी। पाकिस्तान 1 लाख सैनिकों और कमांडरों के साथ आत्मसमर्पण कर चुका था। तब तक भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हो चुका था। सिक्किम को देश में जोड़ लिया गया था। देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका था हरित क्रांति के जरिए। राजीव गांधी ने घर घर टीवी पहुंचा दिया। देश में सुपर कंप्यूटर, टेलीविजन और सूचना क्रांति यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरे भारत में स्थापित हो चुकी थी। 2008 की वैश्विक मंदी में जब अमेरिका और यूरोप के देश घुटने टेक चुके थे, तब मनमोहन सिंह सरकार में भारत की अर्थव्यवस्था अरबी घोड़े की तरह दौड़ रही थी। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब भारत सर्वाधिक मुद्रा कोष वाले टॉप 10 देशों में शामिल हो चुका था। इसके अलावा चंद्रयान, मंगल मिशन, मेट्रो, मोनोरेल, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स, न्यूक्लियर पनडुब्बी, दर्जनों परमाणु संयंत्र, चेतक हेलीकॉप्टर, मिग, मिराज, तेजस ड्रोन, अर्जुन टैंक, INS विक्रांत, ये सब कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार से पहले कर दिखाया था। और 2014 में नई सरकार को मिली परोसी हुई थाली। फिर भी ये कहते हैं कि इनके पुरखों ने 60 साल में कुछ नहीं किया। 60 साल का हिसाब मांगते हैं ये। इस पर कवि कुमार विश्वास की कुछ लाइन है। हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है। हया को, शर्म को आखिर सियासत बेच देती है। निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पे चढ़ जाए तो फिर औलाद पुरखों की विरासत बेच देती है।